सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो आज की क्लास में देखो एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसी टाइप का। तो अगेन आपको डेबिट बैलेंस गिवन है और हेडिंग में क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो जब भी डेबिट बैलेंस गिवन हो समझ जाना इसके नीचे जो भी आइटम्स लिखे या तो वो कोई एसेट होगी, नहीं तो वो कोई एक्सपेंस होगा। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस के नीचे जो भी आइटम्स लिखन है आपको समझ जाना ये लाइबिलिटी होगी, नहीं तो ये कोई एक इनकम होगी, और कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे सिंपल आइटम्स हमें समझ में आएंगी। रेंट, रेट एंड टैक्सेस P&L में जाते हैं, याद रखना डेबिट में क्योंकि खर्चा है। कैरेज खाली इनवर्ड्स माना जाता है, ट्रेडिंग में ये चीज़ जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है भाई, हर फॉर्म में पेंसिल, रबड़, शार्पनर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, कागजों की ज़रूरत होती है, तो ये आपका खर्चा माना जाएगा। ठीक है, एडवांस फॉर मशीनरी। अब एडवांस फॉर मशीनरी हमने एडवांस दिया है या एडवांस लिया है हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको ये समझना है ये लिखा किस हेडिंग में, ये डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखा है। तो ये जो है नेचर एसेट का होगा। ठीक है, तो इसका नेचर एसेट का होगा। तो अगर किसी चीज़ का नेचर एसेट का है तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। डिस्काउंट डेबिट है, P&L डेबिट। वेजेस एंड सैलरीज जब भी जॉइंट होगा, अगर वेजेस पहले लिखा है तो ट्रेडिंग, सैलरीज एंड वेजेस अगर लिखा है तो P&L। ध्यान से सुनो, वेजेस पहले लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग, सैलरीज एंड वेजेस अगर लिखा है तो P&L। ठीक है, बाकी ये एसेट्स हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स आपका परचेज रिटर्न ट्रेडिंग। प्रोविजन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, ये डेटा फॉर्म में गिवन हो, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। P&L क्रेडिट में मैं इसको डलवाता हूँ अगर आप मुझे फॉलो करते आए हो तो। जनरल रिजर्व का पुराना बैलेंस गिवन है, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो। नीचे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें आती है, जब भी प्रोविजन बनानी होगी, ये न्यू प्रोविजन बोलते हैं हम इसको। तो न्यू प्रोविजन बना देंगे, दो जगह जाएगा P&L डेबिट और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। डेप्रीसिएशन चार्ज करना हमें आता है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ध्यान से देखनी है वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। कह रहा है 20,000 की मशीनरी हमने अभी फ्रेश खरीदी है जनवरी में, तो ये चीज़ आपको ध्यान से निकालनी है। तो मैं अभी जब सॉल्व करूँगा तब बता दूंगा कैसे इसको करना है। मुश्किल नहीं है यार, आसान है, डेप्रीसिएशन थोड़ा बहुत भी आता है, समझ में आ जाएगा। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L डेबिट क्योंकि खर्चा है, और ओनर की कैपिटल पे ब्याज देना फर्म के लिए खर्चा है, साथ साथ कैपिटल में ऐड कर देना बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में कैपिटल में ये चीज़ ऐड कर देना। IOC 5% किसका, 1 लाख का 5%, ये रही कैपिटल आपकी 1 लाख, इसका 5% निकाल देंगे। और देखते हैं हमें दो एडजस्टमेंट्स और गिवन है। अच्छा, एक ये आग लगने की एडजस्टमेंट बड़ी कॉमन एडजस्टमेंट है, इसका इफेक्ट कई बार 3-3 जगह देखा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ही जगह इफेक्ट है। कह रहा है आग लग गई और नुकसान हो गया 7,000 के सामान का, 7,000 का गुड्स आपके जल गए। तो आपको याद रखना है अगर गुड्स जल गए ना तो हमारी परचेजेस कम होंगी, तो परचेजेस कम होंगी तो इसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग में, पहला इफेक्ट। और फिर कह रहा है इट वॉज फुली इंश्योर्ड। अगर आप खुद सोचो यार, अगर आपका नुकसान हुआ और कुछ टाइम में इंश्योरेंस कंपनी आपको सारे नुकसान के पैसे भर दे, तो रियलिटी में कोई नुकसान थोड़ी हुआ। मान लो आपकी गाड़ी ही है घर की, उसका अगर कुछ खराबी हो गई, कुछ डेंट पड़ गया, कुछ भी हो गया, और वो डेंट ठीक कराने का खर्चा अगर इंश्योरेंस कंपनी दे देगी तो आपको थोड़ी कुछ फील होगा, आपकी जेब से थोड़ी पैसे गए। तो फुली इंश्योर्ड है तो P&L में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि अपना कोई नुकसान नहीं हुआ रियलिटी में, और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आएगा फ्यूचर में। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने अपना क्या समझना है, डेटर, इनसे फ्यूचर में पैसा आएगा, तो बैलेंस शीट में हम इनको डालेंगे एसेट्स में 7,000 रुपये के नाम से इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो इस पॉइंट 6 का 2 ही इफेक्ट है क्योंकि रियलिटी में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फुल्ली इंश्योर्ड यहाँ पे लिखा है। ये जनरल रिजर्व हमारे को बनाना आता है, पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था। सबसे लास्ट में करना है, P&L अकाउंट बनाते हुए सबसे लास्ट में इसको करेंगे। तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं इसको ध्यान से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ध्यान से ढूंढो। ठीक है, कहाँ पर गिवन है भाई देख लेते हैं एक बारी।
तो 25,000 रुपये का मेरे को ये दिख गया है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 25,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। खाली स्टॉक लिखा है क्वेश्चन में, खाली स्टॉक लिखा है तो वो ओपनिंग स्टॉक ही माना जाएगा, ठीक है। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिवन है ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक ही माना जाएगा। क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे सेल्स, तो ये है 1,28,000 की, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न क्योंकि हमें गिवन है, तो वो है 2,000 की, तो ये हो जाएगा 1,26,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट से देख कर मैं लिख देता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका है 40,000 रुपीज़ का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस गिवन है 90,000 की। परचेजेस बहुत ध्यान से करना है, यहाँ गलतियाँ हो जाएंगी। माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स, तो मैं परचेज रिटर्न माइनस कर रहा हूँ। रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से गिवन है 1,000। और एक चीज़ और ध्यान रखना, लॉस ऑफ स्टॉक हुए ना, गुड्स जल गए, तो अगर गुड्स जल गए वो बेचने लायक नहीं है ना, तो वो भी तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो 7,000 का सामान ये भी आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 82,000 रुपीज़। उसके बाद अदर स्टफ आपको यहाँ लिखना है। कैरेज, खाली कैरेज आपका ट्रेडिंग में जाता है, कैरेज इनवर्ड्स एज्यूम करते हैं हम लोग इसको। फिर आपको गिवन है वेजेस एंड सैलरीज। मैंने बताया था सैलरीज एंड वेजेस होगा तो P&L, वेजेस पहले लिखा है, सैलरी बाद में लिखा है, तो ट्रेडिंग में जाएगा। ये हमें गिवन है 5,000 का, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सारी आइटम्स मेरे अकॉर्डिंग हमने लिख दी हैं। एक बारी फिर भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ और उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ऑलराइट, तो टोटल वगैरह करेंगे भाई। तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसका टोटल करा 1,66,000। तो बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,66,000। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगी ग्रॉस प्रॉफिट CD, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये अपना आ रहा है 52,000 रुपीज़। तो अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप होता है P&L बनाना। ट्रेडिंग का CD साइड चेंज करके बनेगा BD। तो ये अब हम P&L अकाउंट स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, तो ये आएगा 52,000 रुपीज़, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम खर्चे वगैरह देखते हैं जो भी हमारे को लिखने हैं। सबसे पहले तो लिखूंगा रेंट, रेट एंड टैक्सेस। ये याद रखना है, इसको ना बच्चे पता नहीं क्यों ट्रेडिंग में डाल देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। रेंट, रेट एंड टैक्स जो है ये आपका P&L में जाता है। तो ये 5,000 का मुझे गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई हमारे को डेप्रीसिएशन वगैरह चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले और चीज़ें गिवन है। प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह लिख लेते हैं, जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, इनको कॉपी कर लेते हैं। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी गिवन है 1,000 का, ये लिख लिया। ऑफिस एक्सपेंस भी गिवन है, ऑफिस एक्सपेंस लिख लिया 1,200 का। फिर बैड डेट्स गिवन है। जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स होता है वो नॉर्मली मैं लिखता हूँ एक ही जगह, और ये गिवन है 1,500 का। फिर मेरे को प्रोविजन बनाना है, तो इसमें मैं ऐड करूँगा न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन बनता कैसे भाई, 5% निकालना है सन्ड्री डेटर्स का। तो सन्ड्री डेटर्स ढूंढो भाई क्वेश्चन में। सन्ड्री डेटर्स हमारे को गिवन है 40,000 के। तो इसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं। फर्दर बैड डेट्स होती है एडजस्टमेंट वाली, वो तो गिवन नहीं है, तो -0। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। तो वो मैं यहाँ लिखूँगा, और इनको ऐड करके 3,500 मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, ठीक है। इसी से रिलेटेड वाला काम पूरा कर लेते हैं। वो एक प्रोविजन गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो उसको मैं बोलता हूँ ओल्ड प्रोविजन। तो बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो एडजस्टमेंट वाली होती है उसको मैं बोलता हूँ न्यू प्रोविजन, वो आपकी डेबिट में जाएगी। ट्रायल बैलेंस वाली को मैं बोलता हूँ ओल्ड प्रोविजन, वो आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें एक जगह जाती है, इसको एक जगह भेजा भूल जाओ। ये न्यू प्रोविजन यहाँ भी जाएगा, और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस भी होगा। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में एक जगह लिखा, भूल जाएंगे इसको। आप डेटर्स में, एसेट्स में कुछ भी नहीं करेंगे बैलेंस शीट के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमें फर्नीचर और मशीनरी दो चीज़ों पर लगानी है। तो फर्नीचर पर है, मशीनरी पर है 10-10%, ठीक है। सिंपल है, फर्नीचर 1,000 हो जाएगा डेप्रीसिएशन, मशीनरी 3,500 हो जाएगा। 10-10% है ना, आराम से निकल जाएगा। तो ऐड करा 4,500 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे को निकालने को बोल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा माना जाता है। तो 5% 1,00,000 की कैपिटल, तो 1,00,000 की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, 5% का रेट है, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। एक बारी मैं कुछ देख लेता हूँ यार, कोई आइटम कहीं मिस तो नहीं हो गई, अदरवाइज हम लोग आगे अपना नेट प्रॉफिट वगैरह वाला काम करेगा स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो डिस्काउंट हम लिख लेते हैं, ये रह गया था 1,000 रुपये का डिस्काउंट हमारे को गिवन है। इसके बाद देखो आपका यूजुअली तो निकलता है नेट प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बोल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट से पहले ना एक बारी जनरल रिजर्व यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं पता, बस ये पर्टिकुलर्स में लिखा है, और यहाँ पर आप लोग टोटल वगैरह के सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल का सिंबल बना दिया इधर भी और इधर भी,
ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल पहले मैंने करा, ये आ रहा है 54,000। तो आप ना क्या करोगे, देखो जब भी जनरल रिजर्व आएगा ना, आपको जनरल रिजर्व बोल रहे हैं 10% निकाल दो। तो 10% किसका, पहले जो हमारा इनिशियली नेट प्रॉफिट आ रहा है, मान लो अगर मुझे जनरल रिजर्व नहीं निकालना होता तो जो मेरा आंसर होता ना, उसका जो भी मेरा आंसर होता ना वो नेट प्रॉफिट होता। लेकिन क्योंकि मुझे जनरल रिजर्व बोल रहा है निकालने को, तो हम लोग वैसे ही नॉर्मली नेट प्रॉफिट निकालेंगे और उसका 10% पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से जनरल रिजर्व मुझे नहीं निकालना, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता। तो कैसे निकालते हैं, 54,000 में से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आइटम्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आता 54,000 में से 7 आइटम्स को मैं जो सब्ट्रैक्ट करता, तो मेरा आंसर आता 32,800 रुपीज़। अगर इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं होता तो ये मेरा आंसर होता है नेट प्रॉफिट का। लेकिन मेरे को जनरल रिजर्व निकालना है, तो जो मेरा पहला नेट प्रॉफिट आ रहा उसका 10% मैं यहाँ पर लिखूंगा 3280। और अब मेरा नेट प्रॉफिट पता है कितना होगा, पुराना जो नेट प्रॉफिट आ रहा था उसमें से मैंने थोड़ा सा अमाउंट जनरल रिजर्व में डाल दिया है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा और ये हो जाएगा 29,520 रुपीज़, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना जनरल रिजर्व कैसे निकालते हैं, और ये बड़ी साइड का टोटल आप यहाँ पर भी लिख दोगे। तो ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैलेंस शीट से इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको कैपिटल बताता हूँ। कैपिटल वाला सेक्शन थोड़ा सा ध्यान से रखना है, उससे पहले एज एट वगैरह लैंग्वेज का ध्यान रखना है यार, और डेबिट क्रेडिट हेडिंग मत लिख देना, बैलेंस शीट की नंबर कटेंगे नहीं तो। कैपिटल मैंने लिखी सबसे पहले 1 लाख रुपए। अब जो हमें याद है वो चीज़ें क्या होती हैं भाई, एक तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ये तो हमें याद ही है। क्वेश्चन में जब ड्राइंग्स गिवन होती है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमें याद है। तो इन दोनों को कर लेते हैं पहले। ड्राइंग्स 10,000 की गिवन है, ये सब्ट्रैक्ट होगा। नेट प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला 29,520 का, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ओनर को देना होता है, फर्म के लिए खर्चा, लेकिन हमें ओनर को प्रोवाइड करना है। तो ओनर को कुछ भी देना ना, तो ओनर का जो अकाउंट है बिजनेस में उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो उसकी कैपिटल में वो चीज डाल देंगे, प्लस करा देंगे। तो आईओसी यहाँ जाएगा, ओनर की सैलरी यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ें यहाँ जाती है। ड्राइंग्स कैश की माइनस होती है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स भी माइनस करते हैं कैपिटल में से। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें याद अपने आप हो जाएंगी। तो ये चारों का नेट इफेक्ट आएगा 1,24,520 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये प्लस है, ये माइनस है और ये भी प्लस है। अच्छा, अब हम क्रेडिटर्स लिखेंगे भाई। क्रेडिटर्स हमारे को गिवन है 37,700, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। जनरल रिजर्व मेरे को ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,000 का, तो ये मैं इंटरनली लिखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट में भी मुझे बताया है और रिजर्व डालना है। तो ये न्यू रिजर्व या एडिशनल रिजर्व आप कुछ भी लिख सकते हो, एडिशनल रिजर्व भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका है 3280, तो 23,280 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल मेरे को लग रहा है लाइबिलिटीज़ में आएंगी। अब हम एसेट्स लिखनी शुरू करेंगे। तो एसेट्स में मुझे मशीनरी दिख रहा है सबसे पहला आइटम, लेकिन उस पर तो मुझे डेप्रीसिएशन बोल रहा है लगाने को, तो अब इसका डेप्रीसिएशन भी लगेगा। तो माइनस डेप्रीसिएशन 10% था ना, तो ये 5,000 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा, ठीक है। अब साथ साथ फर्नीचर पे भी लगा लेते हैं क्योंकि फिर एडजस्टमेंट थी ना, नहीं तो हम भूल ना जाए। तो फर्नीचर हमारे को कितना गिवन है भाई, 10,000 का गिवन था, इस पे 1,000 का डेप्रीसिएशन है, तो ये 9,000 हो जाएगा। और यहाँ पर डेप्रीसिएशन ज़रूर लिख देना। फिर सन्ड्री डेटर्स रिलेटेड काम करना है, इसमें से खाली न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट वाली और ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करनी। तो 40,000 ये गिवन है ट्रायल बैलेंस में, 2,000 की अपनी न्यू प्रोविजन, तो ये 38,000 यहाँ पर माइनस होगा। एडवांस फॉर मशीनरी यहाँ पर लिखना भूलना नहीं, ठीक है। हमने कहीं पर एडवांस दिया, तो ये बेसिकली प्रीपेड इंश्योरेंस वाली चीज़ है कि प्रीपे करा है कुछ, पहले से कहीं पर पैसे दे दिए, तो फर्म के लिए एसेट नेचर माना जाएगा। तो कैश इन हैंड हमारे को गिवन है 6,000, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से कॉपी कर रहे हैं। कैश एट बैंक हमें गिवन है 32,000, आप खाली बैंक भी लिख सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को एक दो चीज़ें और लिखनी है इसके बाद। क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं भूलना, ठीक है। एडजस्टमेंट में से देखकर लिख लो 40,000 का। और लास्ट में जो हमारे को सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया था ना, फ्यूचर में इनसे पैसे आएंगे, हमारा जो भी नुकसान हुआ है, जो गुड्स जले, इंश्योरेंस कंपनी हमें फ्यूचर में देगी, तो ये हमारा डेटर है काइंड ऑफ, कि हमें इससे फ्यूचर में पैसे आएंगे। तो 7,000 इसके हम यहाँ पर लिखेंगे। एक बार ही मैं आइटम्स वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर कुछ भी आइटम स्किप नहीं हुई है तो टोटल वगैरह करेंगे। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट में कुछ भी मिसिंग नहीं है।
ये डेप्रीसिएशन 3500 मशीनरी की कैसे है ये मैंने समझाया नहीं है, तो एक बारी मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि 3500 कैसे आया है। देखो भाई, तो आपको ट्रायल बैलेंस में मशीनरी दिख रही होगी 50,000 रुपये की, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी की ना 50,000 सेकेंड आइटम है। इसमें से इसके दो पार्ट्स करो। आपको फोर्थ एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 20,000 की जो मशीनरी है ना, ये हमने खरीदी है जनवरी 1 को, अभी ताज़ी, ठीक है। हम लोग मार्च 31 को अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपको जो सोचना होता है ना मार्च 31 के हिसाब से सोचना होता है सारा कुछ। 50,000 में से 20,000 की अगर अभी खरीदी जनवरी 1 में, तो बाकी 30,000 की कब खरीदी इसकी कोई इन्फो नहीं है। तो ये मान के चलेंगे ये शुरुआत से ही खरीदी हुई है, पूरे साल की बिगनिंग से, अप्रैल 1 को खरीद रखे पुराने टाइम से, ठीक है। तो ये जो है एडजस्टमेंट वाली, ये हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 4 है कि 20,000 की जनवरी में खरीदी है, इसकी कोई इन्फो नहीं है। तो यानी कि ये पूरे 12 महीने फुल ईयर हमारे पास थी 30,000 की मशीनरी। तो जब आप डेप्रीसिएशन लगाओगे तो जो मशीन हम जितने टाइम पीरियड के लिए रखते हैं उतनी उसकी वैल्यू गिरती है। तो इसकी तो पूरी 10% गिरेगी, और 12 महीने की तो आप कुछ मत मल्टीप्लाई करो या 12/12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 12 महीने हमारे बिजनेस में स्टे करी है ये मशीनरी। जो 20,000 की मशीनरी ये जनवरी में खरीदी है, तो इस पर भी 10% लगेगा, लेकिन ये हमारे बिजनेस में सिर्फ 3 महीने के लिए स्टे करी, जैन फेब मार्च, ठीक है। तो 3/12 से मल्टीप्लाई करना, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 3000। ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 12 से 12 गया, 2 जीरोज ये गए, 3000 आ गया। ये गए 2 जीरोज, 3 1 ज़र 4 ज़र 4 5 ज़र 20, तो ये 500 रुपये आ जाएगा। तो डेप्रीसिएशन मशीनरी का कितना होगा, 3500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दी है, और ये पहले करना चाहिए था, बट ये मैंने आई थिंक क्वेश्चन के एंड में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मशीनरी का डेप्रीसिएशन का वैल्यू कैसे आया है। ऑलराइट, तो इसका डेप्रीसिएशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो जस्ट जब आप टोटल करो आपकी सारी साइड्स मैच कर जाएंगी। तो 185,500 टोटल आ रहा है मेरा इस साइड का, और लाइबिलिटीज एसेट्स दोनों का ही टोटल सेम आ रहा है 185,500, ठीक है, 1,85,500 रुपीज़। तो कोई भी डाउट वगैरह आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और बाकी पीडीएफ वगैरह चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे आ जाऊँ, और जो भी छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी तुम्हारे को डाउट्स आते हैं ना, पेपर कैसे करें, टाइम स्पीड कैसे इंप्रूव करें, सीधा पेपर करें, उल्टा करें, लाइक इस टाइप की चीज़ें, तो इस टाइप का सारा कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आकर फॉलो कर लेना।